नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे महाराष्ट्र में मंत्री संजय राठौड़ के इस्तीफे और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि मामले में जांच हो रही है, जो भी जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलेगी और पहले दिन से ही हमारा ऐसा मानना है। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान के आत्महत्या केस में घिरे संजय राठौड़ पर सीएम उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि जिस समय हमें इस घटना के बारे में पता चला, हमने जांच का आदेश दिया। पुलिस से यह कहा है कि हमें फाइंडिंग दिखाएं, जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष जांच को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बता दें कि टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की एक इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी और मामले में पुलिस ने आत्महत्या के एंगल से जांच शुरू की है। हालांकि इस केस में बीजेपी ने शिवसेना पर आरोप लगाए हैं और मंत्री संजय राठौड़ पर विपक्ष के निशाने पर वो हैं, लेकिन आज राठौड़ ने सीएम को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ के इस्तीफे को लेकर के बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने एक वीडियो जारी किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और विधायक अतुल ने वीडियो में पूजा चौहान केस के बारे में बोलते हुए यह कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार को संजय राठौड़ पर तुरंत एफआईआर करना चाहिए। विधायक ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। सरकार ने वन मंत्री संजय राठौड़ का लिया हुआ इस्तीफा यानी टू लिटिल टू लेट, इस प्रकार की परिस्थिति है। उद्धव ठाकरे जी का सुसंस्कृतपना का नकाब पूरी तरह से इतने लेट इस्तीफा लेने के कारण बेनकाब हुआ है। पूजा चौहान के विषय में तुरंत एफआईआर दर्ज होने की आवश्यकता है। संजय राठौड़ होंगे, अरुण राठौड़ होंगे, जिन्होंने पूजा नामक युवती का रात को 2 बजे यवतमाल के जिला रुग्णालय में गर्भपात किया। उस डॉक्टर को, इन सबको हिरासत में लेकर इनके स्टेटमेंट लेने की आवश्यकता है, तभी पूजा चौहान के प्रकरण का सच ये बाहर आएगा और तब तक भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं इसके खिलाफ आंदोलन करते रहूंगा। और कल के अधिवेशन में 18 दिन तक सबूत बचा के क्यों नहीं रखे, ये सवाल भी, और एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, ये सवाल भी राज्य के मुख्यमंत्री को। राहुल गांधी दक्षिण में हैं और उन्होंने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार किया है, लेकिन नजरें उनकी दिल्ली पर हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में उन्होंने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का एक बार फिर से ये आरोप लगाया। राहुल गांधी ने यह कहा है कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तमिल सभ्यता, तमिल भाषा, तमिल संस्कृति की रक्षा करे। ये चुनाव में मुख्य मुद्दा है। अगर मुख्यमंत्री जो तमिलनाडु के लोगों का वोट पाना चाहते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के आगे झुकना छोड़ना होगा और उनके आगे आत्मसमर्पण बंद करना होगा। यूपी के सहारनपुर में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने शिरकत की और महापंचायत को उन्होंने संबोधित किया। महापंचायत में बीकेयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का सभी ग्रामवासियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने यह कहा कि जब तक सरकार ये कृषि कानूनों को वापस नहीं करेगी तब तक धरना जारी रहेगा। बता दें कि इस दौरान कई समाज के लोगों ने राकेश टिकैत को स्मृति चिन्ह भेंट किए। पंजाब होगी, पूरे देश भर में होगी। एमएसपी का खरीद पूरे देश में नहीं है। 3 काले कानून बिजली आगे हैं, ये कानून खत्म होंगे, एमएसपी पे कानून बनेगा। सबसे बिल सरकार होने महंगाई कहाँ चली गई, पेट्रोल डीजल का क्या रेट नष्ट कर रहे हैं, गेहूं नष्ट कर रहे हैं। जो ये सरकार ने कहा है कि किसान आंदोलन छोड़ेगा, फसलों को कटाई करेगा। ये किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करीब 3 महीने से चल रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से एक प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने यह कहा है कि सरकार हर धर्मी पर उतर आई है और केंद्र सरकार किसानों की बातों को नहीं सुन रही है।
तो सरकार ही निकाल सकती है, विपक्ष थोड़ी निकाल सकता है। विपक्ष तो बता सकता है, कह सकता है, अगर कहीं पर विपक्ष की मदद की आवश्यकता है तो मदद करने को भी तैयार है। लेकिन जब सरकार ये तय कर ले कि हम किसी हालत में हम किसानों की बात को नहीं सुनना है और हठधर्मी पर उतर आए अगर कोई भी सरकार, तो फिर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। किसानों के साथ जो मोदी सरकार का जो सलूक है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि किसानों के प्रति कोई संवेदना और कोई उनके प्रति हमदर्दी। हरियाणा के रोहतक में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को काले झंडे दिखाने के आरोप में फरमाना बादशाहपुर के सरपंच आशीष और 200 किसानों के खिलाफ महम थाने में केस दर्ज किया गया है, जिसके विरोध में सरपंच और किसानों के आह्वान पर 2 मार्च को किसान महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी बतौर मुख्य वक्ता शिरकत करेंगे। और वहीं फरमाना सरपंच आशीष ने यह बताया कि राजनीतिक रंजिश और साजिश के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज किया गया, ये सरकार का तानाशाही रवैया नजर आता है इसमें। हमने कोई वहाँ पर न तो किसी के साथ मारपीट की, न किसी के साथ हाथापाई की। हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज के दिन अपनी आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन ऐसा ही क्यों, हमारे खिलाफ ही क्यों ये साजिश के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें मेरे साथ 200 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। हम इस बारे में आज मेरे गांव में सुबह भी पंचायत हुई, अब भी 4 बजे अब भी पंचायत है, उसमें भी इस बात को गांव भी पूरा सख्त कठोर निर्णय लेगा, जिससे आगे इस प्रकार के प्रशासन को 10 बार सोचना पड़े कि भी ऐसा। हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। रविवार को जम्मू में आयोजित एक सभा में आज़ाद ने पीएम मोदी को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया और कहा कि लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि कामयाबी की बुलंदियों पर जाकर भी कैसे अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। वहीं इस बयान को लेकर के कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। 2 बातें हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी, तो मैं उनको उस वक्त का मतलब उनकी गोदी में भी बैठा हूँ जब वो टेररिज्म का टाइम था। मेरे ग्रैंडफादर उस टाइम प्रधान थे, तो ये जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे जब पंजाब में कोई जाता नहीं था। उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, 4 जनरेशन से उन्होंने काम किया है। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलना, जब प्राइम मिनिस्टर एक पार्लियामेंट के, उनके लिए उनके आंसू आ गए, वो रोने लग गए। देखिए ना, ये तो एक शब्द ही बोला है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनके लिए तो प्राइम मिनिस्टर रोने लग गए। तो 5-5 मिनट के पॉज उनको लेने पड़े, 2 बारी उन्होंने पानी पिया। तो उन्होंने इतना जब गुलाम नबी आज़ाद जी के बारे में बोला है, तो इतना तो फर्ज बनता ही है गुलाम नबी आज़ाद जी का भी ये याद कराएं। चाय वाले हैं वो, ये याद कराने में क्या उन्होंने गलत काम किया। गुलाम साहब ने तारीफ की पीएम की, तो आप साहब की तारीफ करने के आधा की प्रशंसा करते हैं जो उन्होंने पीएम की तारीफ की। नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर की प्रशंसा इसलिए करता हूं भी उन्होंने गुलाम नबी जी की तारीफ की, भी वो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं और उन्होंने प्रशंसा की भी ये मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस के थे उस टाइम मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने बनाया था जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, उनके रहते जो उन्होंने काम किए थे उसकी वो प्रशंसा करके रो रहे थे भी हमारे पास भी अगर ऐसे मुख्यमंत्री होते जो इतनी अच्छी तरह काम करते। तो कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत ने जो पब्लिक सेक्टर खड़ा किया था उस पब्लिक सेक्टर को बेचकर पूंजीपतियों के खजाने भरने जा रहे हैं। इस सरकार में सिर्फ 2 ही लोग निर्णय लेते हैं। पूर्व सीएम ने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। में कौन से मेरिट और त्याग का सम्मान होता है, उसके प्रतीक लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी सब दिखाई दे रहे हैं। यशवंत सिन्हा उनकी उस उपेक्षा से दुखी होकर के पार्टी से अलग भी हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अलग हो चुके हैं। और कांग्रेस से तो धन बल से लोगों को तोड़ा जा रहा है।
मैंने स्वयं उत्तराखंड में देखा है किस तरीके से 25-25 30-30 करोड़ रुपए में एक एमएलए तो उन्होंने राज्यसभा के चुनाव के वक्त में 50 करोड़ रुपए में खरीदा। देखिए, मोदी जी बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने जो पब्लिक सेक्टर खड़ा किया था, भारत ने खड़ा किया था, हमने नहीं, भारत ने खड़ा किया था, उस पब्लिक सेक्टर को बेच करके पूंजीपति मित्रों के खजाने को भरने जा रहे हैं। और बिल्कुल साफ है, दो ही लोग निर्णय लेते हैं सरकार में, बाकी तो बेचारे हम ही जैसे हैं, और दो लोगों के फायदे के लिए होता है, उन्हीं के चारों तरफ नीतियां बनाई जाती है। इसीलिए जो ये हम दो हमारे दो वाला सिद्धांत है, यही इस सरकार का एकमात्र मंतव्य है, घोषित मंतव्य है। किसान और किसान के दर्द को यदि कोई मुख्यमंत्री समझता है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जिनके डीएनए में किसानी है। अरविंद केजरीवाल जी किसानी का क्या जानते हैं, किताब पढ़ करके किसानी थोड़ी होती है, लेकिन राजनीति करने के लिए वो सब कुछ बन जाते हैं। तो राजनीति करने का उनको हक है, यदि वो हक निभा रहे हैं तो हमें कोई। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने यह बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 100 मामले सामने आए हैं और वहीं इलाज के बाद 143 लोग डिस्चार्ज हुए। रिकवरी रेट 98 से ज़्यादा हो गया। और सहगल ने यह बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण का काम चल रहा है। प्रदेश में संक्रमण के मामले कम आने के बावजूद भी प्रदेश सरकार टेस्टिंग में कमी नहीं कर रही। घंटों में संक्रमण के 100 नए मामले आए हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में 143 डिस्चार्ज हुए हैं। इस प्रकार अब तक कुल लगभग 5,92,699 पेशेंट अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के नियंत्रण के लिए जो विशेष रणनीति अपनाई गई है, उसके अंतर्गत सैंपलिंग की गति को बना के रखा गया है और उसी क्रम में कल जो है 1,15,516 सैंपल की जांच की गई है। इस प्रकार कुल मिला के 3,12,87,226 सैंपल की जांच हो चुकी है। इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.01% रह गया है। रिकवरी रेट 98% से अधिक हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा सर्विलांस बहुत तेज़ी से की जा रही है, रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है, जिसमें कि टारगेटेड ग्रुप्स का सैंपल लेके उनकी जांच की जा रही है, जिसके क्रम में 1,15,000 से अधिक कल सैंपल जांच किए गए थे। प्रदेश में लगभग 1,85,664 क्षेत्रों में 5,11,928 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,82,704 घरों में सर्विलांस का काम किया गया है, जिसमें कि कुल मिलाकर 15,28,71,225 की जनसंख्या का कवर हुई है। इस प्रकार जो सरकार द्वारा विशेष रणनीति अपनाई गई है, जिसमें कि घर घर तक पहुंचा जा रहा है और अधिक से अधिक सैंपल की जांच की जा रही है, उसके परिणाम स्वरूप कुल 24 करोड़ के लगभग जनसंख्या प्रदेश की है। उसमें से इस प्रकार लगभग 18,40,00,000 लोगों तक उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी पहुंची है, हमारे कर्मचारी पहुंचे हैं और या तो उनका टेस्ट हुआ है, सैंपलिंग हुई है, या उनकी लक्षणों की पूछताछ की गई है। कोरोना से दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन कोरोना की आर्थिक चोट अमेरिका पर कुछ ज़्यादा ही पड़ी है। अमेरिका पर वैश्विक कर्जे में तेजी से इजाफा हुआ है। यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर कर्ज बढ़कर के रिकॉर्ड 29 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। अमेरिका पर मौजूदा समय में जितना कुल कर्ज है वो भारत की जीडीपी का लगभग 10 गुना है, लेकिन अमेरिका भारत का भी कर्जदार है और पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका पर भारत का कर्ज तेजी से बढ़ा है। फिलहाल अमेरिका पर भारत का कर्ज 21,600 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 16 लाख करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले करीब 7 गुना बड़ी है और ये 21 ट्रिलियन डॉलर की है। भारतीय इकोनॉमी फिलहाल 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन अमेरिका पर जो कुल कर्ज है वो भारत की जीडीपी का करीब 10 गुना है। कांग्रेस के G23 लीडर्स ने जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम करने और भगवा पगड़ी पहनने पर अनिल विज ने अब सवाल उठाए हैं। विज ने
23 लीडर्स को कांग्रेस के असंतुष्ट लीडर बताया और कहा कि कांग्रेस के G23 नेताओं ने गांधी टोपी उतार करके भगवा पगड़ी पहन ली। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल पर बोलते हुए ये कहा कि ममता दीदी, अभी तो चुनाव शुरू ही हुआ है और तुमने 8 चरणों में चुनाव होने को लेकर के रोना शुरू कर दिया है। मेरा 40 साल का राजनीतिक अनुभव ये कहता है कि चुनाव में जो रोता है वही चुनाव भी खोता है। कश्मीर में कांग्रेस के असंतुष्ट नेता जो G23 के नाम से जाने जाते हैं वो इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर गांधी टोपी उतारकर भगवा पगड़ी पहन ली है। ये देख के बड़ी खुशी हुई है। अब राहुल गांधी समुद्र में छलांग लगाकर इनके लिए मोती ढूंढकर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं। ममता दीदी ने अभी चुनाव शुरू ही हुआ है और उसको 8 चरणों में कराए जाने को लेकर रोना शुरू कर दिया है। मेरा 40 साल का राजनीतिक अनुभव ये कहता है कि चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गोलगप्पे खाते हुई नजर आई। जब उनसे गोलगप्पे के स्वाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर हर महादेव। दरअसल अमेठी से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने स्ट्रीट फूड के शौक की वजह से सुर्खियों में हैं और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने पर भी कुछ ऐसा ही हुआ जब स्मृति ईरानी बनारसी गोलगप्पे का स्वाद चखती हुई नजर आई। शहर के कचहरी इलाके में स्थित एक गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच करके उन्होंने गोलगप्पे का लुत्फ उठाया और इस दौरान स्मृति ईरानी को देखने वालों की वहां पर भीड़ लग गई और सभी ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवानी चाहिए। स्मृति ईरानी ने किसी को निराश नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि उनको चाट गोलगप्पे का स्वाद कैसा लगा तो वो हर हर महादेव बोल करके आगे बढ़ती चली गई और कहा कि स्वस्थ रहो और खुश रहो। उत्तराखंड के देहरादून में डीजीपी ने अच्छी पहल करते हुए सामाजिक मुद्दा आमजन के सामने ला दिया है और साथ ही मुद्दे के निवारण के लिए उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार प्रदेश की सड़कों पर अभियान भी चलाने वाले हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने, जनता को बच्चों को भिक्षा न देने और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पुनर्वास का बीड़ा उन्होंने उठाया है और प्रदेश में सभी जिलों के साथ कुंभ मेला क्षेत्र में 1 मार्च से 30 अप्रैल तक 2 महीने का भिक्षा नहीं शिक्षा दो और एजुकेशन चाइल्ड अभियान शुरू किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के जनसंपर्क अधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी के अनुसार अभियान के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट समेत 4 पुलिस की टीमें नियुक्त की जाएंगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी भरने वालों को समय सीमा में छूट देकर के बड़ी राहत दी है और सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी का वार्षिक रिटर्न भरने की समय सीमा रविवार को 31 मार्च तक बढ़ा दी है। बता दें कि सरकार ने समय सीमा में ये दूसरा विस्तार दिया है। पहले ये समय सीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ा करके 28 फरवरी 2021 की गई थी और वित्त मंत्रालय ने एक बयान में ये कहा है कि समय सीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न और जीएसटी रिटर्न सी भरने की समय सीमा और भी ज्यादा बढ़ा दी है। खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू सिविल अस्पताल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने घनौर की नींव रखी और इस दौरान हल्का घनौर के विधायक मदन लाल जलालपुर मौजूद रहे। बता दें कि ग्रामीणों को सेहत सुविधा देने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से अलग अलग उपराले किए जा रहे हैं और इस दौरान बलबीर ने ये कहा है कि लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगाया जा सकता है लेकिन कोई दुकानें बंद नहीं होंगी।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सरकार अलर्ट है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों का निर्माण कर रही है। मैं तो कहूँगा अज घनौर हल्के की बहुत ही मान वाली गल आ ते किस्मत चंगी आ कि पिछले 30-40 साल तो इस हॉस्पिटल की लोग से बड़े उपराले करे, पिछलियां सरकारां भी आईयां, किसी ने ये उपराला सिरे नहीं कढ़िया। अज मैं कह सकता 79 बादल साहब ने नींह पत्थर रखा जो बनाया, पर ये इलाका बहुत महंगा सी। इत्थे पहले ही 50 बैड की लोड़ सी जो हॉस्पिटल बनया, पर नहीं बन सकिया। पर अज बलवीर सिंह सिद्धू जी ने जिहड़ा अज काम स्टार्ट कराया गया नींह पत्थर रख के, कला नींह पत्थर नहीं रखा, अज तो ही काम स्टार्ट हो जाऊगा तो बड़ी छेती ये हॉस्पिटल बन के तैयार होगा। बाकी भी जिन्नियां सहूलतां आम बड़े हॉस्पिटलों च होंदियां शहरों च, सिद्धू साहब जो सारियां कह गए भी एक सहूलत जिहड़ी इत्थे चाहे कोई टेस्टां दी आ, चाहे जनानी ते बच्चा वार्ड दी आ, भी वो भी वार्ड एक 20 बैड का 25 बैड का वखरा बना के ते सारियां सहूलतां इस हॉस्पिटल नूं देणगे। अज जिहड़ा हॉस्पिटल है ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ 30 ਤੋਂ 50 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक हो रही वारदातों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अब सतर्क है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को चेकिंग के दौरान नई गाड़ियों को चुराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही 11 गाड़ियां भी बरामद की गई। ग्रेटर नोएडा के डीएसपी राजेश सिंह ने ये बताया कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह था और सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। इनका क्षेत्र गाजियाबाद, दिल्ली, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, ये सब इलाका इनका था चोरी करने का। की तैयारी चल रही थी, इसी दौरान ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक जो शातिर अपराधी इसमें है अर्शिल नाम का, जो सेंसर को अपने कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। इसके बाद लॉक खोल करके गाड़ियों को ही चुराते हैं, नई गाड़ियों को ही टारगेट करते हैं ताकि अच्छा दाम मिलेगा। और इस अभियान को बीटा 2 पुलिस ने ब्रेक किया है, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। कुल 11 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें 5 स्कॉर्पियो, 2 ब्रेजा, 2 क्रेटा और 2 सेंट्रो गाड़ी बरामद हुई है। ये इनके विरुद्ध जो है हम गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। शातिर अपराधी हैं, यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, इनका हम गैंग भी रजिस्टर्ड करेंगे। सर ये गाड़ियाँ कहाँ बेचते थे? ये अभी इनकी शुरुआत थी, अभी इकट्ठा किए थे, अभी सौदा हो रहा था। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में बेचने की बात इनकी चल रही थी। ये अभी हम पंजाब पुलिस नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस की तरफ से एक मुहिम छेड़ी हुई है और मुहिम के तहत पटियाला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशे की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए एक ट्रक की तलाशी ली और जिसमें 20 किलो चूरा पोस्त बरामद करके आरोपी को हिरासत में ले लिया। मामले की जानकारी देते हुए थाना कोतवाल इंचार्ज इंद्रपाल सिंह ने ये बताया है कि पटियाला से देवीगढ़ की तरफ आ रहे ट्रक की तलाशी लेने पर 20 किलो चूरा पोस्त बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। काफ़ी मुकदमे दर्ज किए ने। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ MH 20EG 3797 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ इंस्पैक्टर करमजीत सिंह वालों मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा 15 NDPC एक्ट। यूपी के फिरोजाबाद में 2 फैक्ट्रियों में आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल थाना दक्षिण क्षेत्र के इंडस्ट्री एरिया में सिमको गत्ता फैक्ट्री और गोजीवा फैक्ट्री में आग लग गई और लाखों का नुकसान हो गया। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रोहतक के महम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम चौटाला ने यह कहा कि बीजेपी जात पात का जहर फैलाकर के सत्ता में आई थी। साथ ही उन्होंने इस दौरान 36 कौम के लोगों में भाईचारा बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। और वहीं पूर्व सीएम ने महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को काले झंडे दिखाने के आरोप में 200 किसानों पर दर्ज केस को राजनीति से प्रेरित बताया। इस बात की है, सरकार करे उसका काम है, कोई चिंता नहीं, लेकिन इस देश में जात पात का जहर फैला करके इन लोगों ने हुकूमत हासिल की। आज इससे ज़्यादा प्रसन्नता और क्या होगी कि आज सभी जाति के लोग इसमें शामिल हैं। नाम किसान आंदोलन है, लेकिन इसमें कर्मचारी, व्यापारी, कारखानेदार, मजदूर, दुकानदार सब शामिल हैं। तो ये 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये केसेस, ये राजनीतिक केसेस है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के गुरदासपुर से दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया। सिर्फ लूट ही नहीं, बदमाशों ने विरोध करने पर तेज धारदार हथियार से उन पर हमला भी किया और इस हमले में मां की मौत हो गई और बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना उस वक्त की है जब मां बेटी स्कूटी से कहीं जा रहे थे, तभी पैदल सवार 2 बदमाशों ने उनसे स्कूटी और पर्स छीनना चाहा और पीड़िताओं अपने साथ हो रही लूट का विरोध जब किया तो विरोध करना ही उन्हें इस कदर भारी पड़ गया कि इसकी कीमत एक को जान देकर के चुकानी पड़ी। वहीं भाग रहे बदमाशों को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और बदमाशों के साथ लोग उन्हें पुलिस के हवाले उन्हें कर दिया गया और वहीं पुलिस ने भी इस मामले में हत्या और लूट की धाराओं में मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना संकट बरकरार है और ऐसे में उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। कुंभ के लिए जारी की गई मानक प्रचालन कार्यविधि यानी कि SOP में ये कहा गया है कि पंजीकरण करवाना जरूरी होगा, जिसके लिए वेब पोर्टल का एड्रेस भी जारी कर दिया गया है और ये भी साफ कर दिया गया है कि आने से 72 घंटे पहले की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। उसके बाद ही कुंभ में आप शामिल हो सकेंगे। और विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाव के मद्देनजर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इससे पहले शासन ने बीती 9 फरवरी को कुंभ मेला क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 10 सेक्टर के लिए SOP जारी की थी। इन सेक्टर में आश्रम, धर्मशाला, होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस, दुकान, वाणिज्यिक और प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन, वाहन पार्किंग स्थल, विश्राम स्थल, घाट, रेलवे और बस स्टैंड शामिल हैं। कुंभ मेले की अधिसूचना जारी होने के साथ ही SOP प्रभावी मानी जाएगी और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन अब 1 अप्रैल से प्रस्तावित है। इसके लिए परंपरागत पेशवाई मार्गों पर ही भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार आंशिक संसाधनों के साथ पेशवाई रूट निर्धारित करने पर पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन और सन्यासी अखाड़ों के बीच भी आम सहमति बन गई है। शाही स्नान के लिए पहले से निर्धारित क्रम और समय का ही पालन करने पर भी सहमति बनी है। आनंद अखाड़े की धर्म ध्वजा समारोह में भी IG कुंभ शामिल हुए। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। मीटिंग में जस्टिस रोहिणी कमीशन को लेकर के बात की गई, जिस पर राजनाथ सिंह ने इसे जल्द ही लागू करने का आश्वासन दिया है और ऐसी जातियों को शामिल करने की बात कही है जिन्हें OBC कोटे का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि देश में इस समय केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में OBC कैटेगरी के लोगों के लिए 27% आरक्षण है, लेकिन सभी पिछड़े वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। जस्टिस रोहिणी कमीशन लागू होने के बाद ऐसी और भी जातियां OBC कैटेगरी में शामिल हो पाएंगी जो इनके लाभ से अब तक वंचित हैं। बाद सैनिक स्कूल में पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए जो 27% आरक्षण जो दिया गया है, पूरा देश भर में 33 सैनिक स्कूल है, लगभग उसमें 7,500 छात्रों का प्रावधान है। उसी के अलावा आज मोदी जी सरकार पूरा देश भर में पिछड़ा वर्ग के लिए जो कदम उठाया जा रहा है, माने पहली बार नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को जो संवैधानिक दर्जा देना, उसके बाद जस्टिस रोहिणी कमीशन को बिठाकर
ये पिछड़ा वर्ग के अंदर भी वर्गीकरण जो भी 27% आरक्षण है उसमें जोड़े छोटे छोटे जातियां आज तक उनको जो आरक्षण नहीं मिला उनको भी आरक्षण मिलने के लिए जो जस्टिस रोहिणी कमीशन बिठाया गया वो रोहिणी कमीशन भी थोड़ी महीने के अंदर वो सिफारिश दिया जा रहा है। उसके अलावा आज क्रीमी लेयर जो 6 लाख था आज उसका भी। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अवैध मादक पदार्थों का जो शिकंजा है, अब पुलिस का शिकंजा वो उन पर कसता हुआ नजर आ रहा है और सरकार की फटकार और पुलिस की चौकसी ने तस्करों की हालात बेहद खस्ता कर दी है। और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गांजा तस्करी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला थाना बोधघाट थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुछ व्यक्तियों की अवैध रूप से गांजे का संग्रहण कर परिवहन करने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 51 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। मामले में दोनों आरोपियों पर धारा 20B और NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपियों से बरामद गांजे की कीमत बाजार में 20,55,000 रुपए आंकी गई है। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जगदलपुर शहर में अवैध रूप से गांजे का संग्रहण कर परिवहन करने की फिराक में हैं। और इस सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट परमानंद ठाकुर के नेतृत्व में रेड कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा जो है गोयल धर्मशाला के एक संदिग्ध क्षेत्र में जो है रेड कार्यवाही किया गया। और इस रेड कार्यवाही के दौरान इस मामले के 2 संदेही राजदेव सिंह और विकास सिंह, जो दोनों गोपालगंज बिहार क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके कब्जे से करीब 51 किलोग्राम अवैध गांजा जो है संग्रहण करना पाया गया। और इनसे पूछताछ में इन्होंने जो है उड़ीसा से यह गांजा लाकर जो है बिहार की ओर लेके जाने की योजना होना बताया गया है। और इस मामले में 51 किलोग्राम जो है अवैध गांजा दोनों आरोपियों के कब्जे से बरामद किया गया है। और इस मामले में थाना बोधघाट में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इस प्रकरण में जो जब्त शुदा पंजाब के पटियाला में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से किसानों के पक्ष में 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की महिला सदस्य भी भूख हड़ताल पर थी। और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने यह कहा कि मोदी सरकार
किसानों का उत्पीड़न कर रही है और आए दिन किसानों को गिरफ्तार कर रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। अगर मोदी सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी तो पूरे भारत के लोग किसानों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਨੌਦੀਪ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 15 ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ। ग्वालियर रेल यात्रा के दौरान यात्री सामानों की चोरी करने वाले गिरोह के विरुद्ध शासकीय रेल पुलिस बेहद प्रतिबद्धता से प्रयासरत है और पिछले साल 7 सितंबर को फरियादी अभिषेक गौड़ ने जम्मू में रिपोर्ट की थी कि घटना अज्ञात आरोपी ने उसका पर्स चुरा करके उसमें रखे एटीएम से 2,52,000 रुपये निकाल लिए थे और अपराध की विवेचना में बेहद संवेदनशीलता से प्रयास करते हुए जीआरपी ग्वालियर बिजी की पुलिस टीम ने आरोपी को कड़ी मशक्कत के बाद हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान आरोपी सुनील दुबे ने उपरोक्त घटना कबूल कर ली है और आरोपी से चोरी किए गए 1,95,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए। सर ये इनसे दोस्ती करता है और दोस्ती करने के बाद उनका मौका पाते ही है एटीएम कार्ड चुरा लेता है और उसके बाद ये एटीएम कार्ड से पैसा निकालता है। तो 7/9/2020 को अभिषेक कुमार करके थे अपने रायगढ़ के, वो जम्मू कश्मीर में तैनात थे, वो छुट्टी पे वापस लौट के आ रहे थे। तो इसने दिल्ली में उनसे दोस्ती करी और दोस्ती करने के बाद जब वो इसी ट्रेन में इसने अपना रिजर्वेशन करा लिया और करने के बाद ये है इसने रास्ते में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास थाना क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत इसने उसका पूरा पर्स गायब कर दिया। उसमें 2,000 रुपये और एटीएम कार्ड वगैरह उसके थे। फिर इसके बाद उसने एटीएम कार्ड से इसने पैसा निकाला तो इसके फुटेज हमको प्राप्त हुए थे। तो हमको मालूम पड़ा कि ये इसका दिल्ली जो है मेन वो है। तो हमारे यहाँ इसके पोस्टर चिपकवा गए थे दिल्ली में, वहाँ जितने भी ऑटो टैक्सी वाले हैं उनको भी दिए गए थे। कुछ दिनों बाद ही इसने एक अन्य आर्मी के जवान के साथ भी यही घटना करने की कोशिश की। तो वहाँ से जो है उसका फ़ोन हमारे पास आया और टैक्सी ड्राइवर का, उसने कहा कि साहब आपने फ़ोटो दिया था, उसी संबंधित आदमी दिख रहा है और एक उसके साथ आदमी का जमान है। तो हमने तत्काल सूचना दिल्ली को दी, निजामुद्दीन को। निजामुद्दीन ने उसको अपने यहाँ गिरफ्तार कर लिया था। अभी हम उसको पुलिस रिमांड पे लेके आए थे तो उसमें हमने यूपी के रामपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने बिजली के एल्यूमिनियम का तार चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मौके से एक आरोपी फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 क्विंटल एल्यूमिनियम तार, 3 तमंचे और 1 चाकू समेत कई उपकरण बरामद कर लिए हैं। इस दौरान एडिशनल एसपी संसार सिंह ने यह बताया कि थाना मिलक खानम पुलिस को सूचना मिली थी कि जंगल ग्राम बमना में बिजली के तारों की चोरी की जा रही है और तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों के चारों ओर घेराबंदी करके 4 आरोपियों को पकड़ लिया है और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की परीक्षा के लिए मानसा के इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की केंद्र में असाइनमेंट जमा करवाने के लिए कई जिलों से आए विद्यार्थियों को निराशा का सामना वहां पर करना पड़ा। इग्नू के केंद्र में कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते विद्यार्थियों को निराशा का सामना करना पड़ा और निराश विद्यार्थियों ने इग्नू प्रबंधकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इग्नू के लेक्चरर लोकेश गर्ग ने यह बताया कि हमें 2 दिन पहले ही इग्नू की तरफ से नई गाइडलाइन आई थी, जिसके तहत असाइनमेंट 13 मार्च के बाद जमा होगी। दरअसल 13 मार्च तक यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जारी रहेंगी और एनटीटी के बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण एक दिन में असाइनमेंट जमा करवाना मुश्किल है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि 13 मार्च के बाद हर विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइनमेंट जमा करवाने से संबंधित मैसेज भेजा जाएगा।
मैं इग्नो यूनिवर्सिटी ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੂडेंट ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਗਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਸੀ ਇਗਨੋ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ, ਇਗਨੋ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਇਗਨੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਾ खन्ने वाले भेजते हैं, सारा खन्ने वाले, सानू तो सिर्फ गाइडलाइन। हरियाणा के रोहतक में अपना भारत मोर्चा के प्रमुख और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान तंवर ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर जमकर निशाना साधा। अशोक तंवर ने जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में जुटे कांग्रेस के नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर ही बीजेपी की बी टीम बैठी है, ये बी टीम कांग्रेस को ही खत्म करेगी। उन्होंने G23 को गद्दार बताते हुए ये कहा कि ये महात्मा गांधी की विचारधारा के आसपास भी नहीं है। आने वाले दिनों में ये कांग्रेस के टुकड़े करेंगे और साथ ही उन्होंने अपना भारत मोर्चा की भविष्य की रणनीति का खुलासा भी किया। आज कांग्रेस के अंदर ही बैठी और वही इस कांग्रेस को खत्म करने का काम करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सच करें। कल आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग पहुंचे हुए थे। इस G23 गद्दार 23, वो तो कल एक ने कहा कि हम गांधीयन कहा के भाई गांधी की जो विचारधारा है उसका तो तुम्हारे पास पसंद भी नहीं है, तो कहाँ की गांधी की विचारधारा। तो ये गद्दार 23 है जो आने वाले समय में कांग्रेस के भी टुकड़े टुकड़े करेंगे। अगर इनको समय रहते हाईकमांड ने बाहर नहीं किया तो हो सकता है अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि उनको ये बाहर कर दें। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला की सीमा में बसे कान्हा टाइगर रिजर्व में बर्ड सर्वे वहां पर किया गया और इंदौर और सिंघी नावा कंजर्वेशन फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित सर्वे में हिमालयन बर्ड रूबी थ्रोट नामक चिड़िया और अन्य प्रजाति के पक्षी देखने को मिले हैं। बता दें कि कान्हा में इसके पहले 2017 में सर्वे हुआ था। गौरतलब है कि इस बार 85 सदस्यों को अलग अलग टीम में विभाजित किया गया था और सर्वे में बड़ी संख्या में पक्षियों की अलग अलग प्रजाति खोजी गई, जिसमें प्रमुख रूप से हिमालयन रूबी थ्रोट पहली बार कान्हा में देखी गई और इसके अलावा ग्रिफॉन वल्चर, हिमालयन वल्चर और ब्लैक नेप्ड ओरियोल, फायर कैप्ड टिटबार्ड विंग और फ्लाई केचर जैसी भी बहुत कम वहां पर दिखाई देने वाले पक्षियों की प्रजातियां देखी गई हैं। फिलहाल डेटा का आकलन किया जा रहा है, जिसके बाद ही प्रजातियों के पक्षी और कुल कितने पक्षी देखे जाने की संपूर्ण रिपोर्ट आएगी। बता दें कि सर्वे के मुताबिक जो मुख्य उद्देश्य सर्वे का है वो प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की गणना करना था और वहीं सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। अभिनंदन करता हूं और सबसे अहम बात यह है कि इस संकट की घड़ी जो भी पिछले मार्च से चली आ रही है कोविड की, इसके बावजूद भी आप लोगों ने जितने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं, उससे न केवल हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व का मनोबल ऊपर उठता है, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी ऊर्जा मिलती है कि हमारे देश में इतने प्रांतों से लोग आकर के यूपी के महोबा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में जिला प्रशासनिक आला अधिकारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नतीजतन शहर की हर सड़क को सुंदर और आकर्षक बनाया जा रहा है। यही वजह है कि शहर के परमानंद से झलकारी बाई को जाने वाली मुख्य सड़क के चौड़ीकरण को लेकर के सड़क की भूमि पूजन प्रक्रिया पूरी हो गई है और जिला अधिकारी, सदर विधायक और नगर पालिका परिषद की चेयरमैन ने वहां पर चौराहे पर सड़क का भूमि पूजन करके कार्यक्रम का शिलान्यास किया है। और बता दें कि महोबा शहर की सबसे प्रमुख सड़क चरखारी बाईपास रोड को मॉडल सड़क बनाने की प्रक्रिया पर लंबे समय से काम चल रहा था। करीब 4 करोड़
10 लाख रुपए का बजट पास होने के बाद सड़क के चौड़ीकरण को लेकर के भूमि पूजन किया गया है। ये देखिए, हमारा ये बहुत पुराना संकल्प था और कि ये रोड मॉडल रोड के रूप में, जिले के मॉडल रोड के रूप में डेवलप हो। इसमें हम चाहते हैं कि बीच से इसमें दोनों तरफ चार 4 लेन रोड बनाया जाए, बीच में इसके लाइन हो जिसमें लाइटिंग हो, सुंदरीकरण हो। तो ये हमारा बहुत समय से चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी चेयरमैन साहब है दिलासा सौरभ तिवारी को और माननीय जिलाधिकारी महोदय को, जिन्होंने हमारे इस ख्वाब को पूरा करने में अपना पूरा योगदान दिया। और ये कार्य नगर पालिका द्वारा पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है। पीडब्ल्यूडी से भी हमने मांग की है कुछ पैसों की, उम्मीद है कि कुछ पैसा और इसके लिए मिलेगा। तो ये रोड पूरा मॉडल रोड के रूप में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। काफ़ी समय से हम सोच रहे थे कि हम अपने नगर में कौन सी ऐसी सड़क को एकदम सुंदर बना दें। तो अंदर तो इतनी सड़क हमारे पास है नहीं, न इतनी जगह है जिसको हम चौड़ीकरण इतना ज़्यादा कर सके कि 4 लाइन में तब्दील कर सके। पर ये हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है आज इस सड़क के रूप में साकार होने जा रहा है। ये हम 4 लाइन सड़क है जिसमें आप बीचों बीच देखेंगे कि हम लोग लाइटिंग भी देंगे, जो आपने बड़े बड़े भव्य शहरों में भी देखी होगी लाइटिंग, ठीक उसी तरह से लाइटिंग होगी। और जो वृक्षारोपण भी होगा बीचों बीच। ये आप मतलब अपने आप में। राजस्थान के हुडिया जैतपुर स्थित श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे मां बेटे की नारनौल रोड पर सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रविवार सुबह निजी कंपनी कर्मी पदम कुमार अपनी पत्नी और बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर के घर से हुडिया जैतपुर श्याम बाबा धाम की पूजा के लिए जा रहे थे और इसी दौरान खोरी के पास से पीछे से आ रहे ट्राले ने बाइक को टक्कर मार दी और सड़क पर गिरने से मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पदम गंभीर रूप से घायल हो गया और हादसे के बाद ट्राला चालक ट्राले को छोड़कर के मौके से फरार हो गया है और पुलिस ने ट्राला चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। खोरी फ्लाईओवर के पास एक मोटरसाइकिल चालक का एक्सीडेंट ट्राला से हो गया। मौके पर पहुंचे, ट्राला चालक वहां से फरार हो गया। ट्राला खड़ा हुआ है। जो मोटरसाइकिल पर चालक पदम कुमार वह उसकी घरवाली शीतल और छोटा बच्चा 4 साल का उसके पास था। दोनों गिरने से ऊपर के ट्रक जाने से उनकी मौत हो गई। तो ट्राला चालक वही है, फरार हो गया। ट्राला चालक वहाँ से फरार हो गया। क्या कार्रवाई की जाए? अब निवारक अब हरिद्वार के कनखल स्थित श्री महानिर्वाणी अखाड़ा और श्री शंभूनाथ पंचायती अटल अखाड़ा धर्म ध्वजा कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया गया। धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक कुंभ संजय गुंजियाल ने भी शिरकत की है और इन दोनों कार्यक्रमों में आईजी कुंभ के साथ कुंभ पुलिस से एसएसपी कुंभ जन्मजय खंडूरी समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के इटावा में थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला कबीरगंज में बीती 25 फरवरी को पूर्व सभासद के भाई मोनू वर्मा की गोलियों से भून करके दर्दनाक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एसपी सिटी प्रशांत कुमार, एससीयू सिटी राजीव प्रताप सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर वहां पर पहुंचा और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। वहीं अब 24 घंटे बाद 3 अज्ञात बदमाशों के भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। वहीं इस पूरी घटना पर एसएसपी इटावा आकाश तोमर ने 3 टीमों का गठन किया था। लगातार ताबड़तोड़ दबिश देने के बाद आज कोतवाली पुलिस ने इस चर्चित हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 3 हत्यारोपियों को 2 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया। ये सभी घटना में के समय उपस्थित थे और इनमें से 2 के द्वारा घटना के समय फायर भी किया था। इसमें एक अभियुक्त रानू है जिसके घर के पास ही यह घटना हुई थी और घटना से पूर्व जितने भी अभियुक्त थे सब उसके घर पर रुके थे। लगभग 1-2 घंटा पहले ही उसके घर पर ही वहाँ पर शराब पी गई थी और वहीं से जो मृतक थे जिनका नाम मोनू वर्मा था उन पर फायर करके उनकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे हत्याकांड में सर ये क्या मामला निकल गया? इस संबंध में अभियुक्त गढ़ों से 2 अदद जो है हमने तमंचा बरामद किया है और 2
उनसे जिंदा कारतूस भी उनसे बरामद हुई है। इस घटना का जो मुख्य कारण है कि बेटू चौधरी और मोनू वर्मा, इसके बीच में 2016 से इनका आपसी विवाद जो था चल रहा था विभिन्न कारणों से, वो भी एक कारण था। और इसमें एक अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है इसरार, इसके विरुद्ध मोनू वर्मा ने अभी 1 माह पूर्व ही एक NCR लिखाया था और इस कारण से ये दोनों आपस में मिल गए और उन्होंने जो है यूपी के मथुरा में गैस रिसाव की सूचना मिलने से क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। दरअसल सलेमपुर सिकंदराव डिपो जा रहे गैस कैप्सूल को पीछे से किसी अज्ञात वाहन के टक्कर मारने से कैप्सूल से गैस का रिसाव होने लग गया और मामले की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक रिफाइनरी डिपो और सलेमपुर डिपो की टीम समेत फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर रिसाव को ठीक कर गैस कैप्सूल को सुरक्षित अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। कि गाड़ी LPG से भरी हुई है और ये कैप्सूल है LPG बुलेट इसको बोलते हैं और ये गाड़ी अपनी बीजापुर गैल से आ रही थी और ये अपनी सलेमपुर बॉटलिंग प्लांट जा रही थी जो BPCL का है और किसी एक अज्ञात वाहन ने इसमें पीछे से टक्कर मार दी जिससे इसका गेज वो टूट गया। इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया ड्राइवर ने, प्लांट को बताया, प्लांट ने पुलिस को और अपना कोऑर्डिनेट करके और फायर टेंडर्स अवेलेबल हैं। अभी लीक अरेस्ट हो गई है, कोई फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है, वेट कर रहे हैं। अभी इसको दोबारा कोटिंग करेंगे, उसके बाद गाड़ी प्लांट के लिए डिस्पैच हो जाएगी यहाँ से। तो कोई हादसा वगैरह तो नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं है, सब कुछ सेफ है। ड्राइवर ने बढ़िया अपना सूझबूझ का परिचय देते हुए गाड़ी को साइड में लगवाया और हमारे प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और कौन सी टीम आई है यहाँ? ये बेसिक टीम अपना पुलिस की टीम है और यूपी स्टेट फायर सर्विस की टीम है अपना मार्ट फायर स्टेशन से और इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी से टीम आई हुई है और सारी टीम ने अपना बढ़िया कोऑर्डिनेट। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में पूरे देश की जनता में रोष व्याप्त है और आमजन किसी न किसी माध्यम से सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर अपना रोष जता रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सितारगंज में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा और शव यात्रा निकाल करके प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि केंद्र सरकार की गलत जनविरोधी नीतियों के चलते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी नीतियों से बस उद्योगपतियों को खुश करना जानती है, गरीब जनता के बारे में केंद्र सरकार को किसी प्रकार की चिंता नहीं है। हम 30 रुपए डीजल और पेट्रोल देंगे और जो उस टाइम 350 का सिलेंडर था आज वो 850 रुपए का सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चले गया है। ये इनकी सरकार है, इनकी नीति देखो। जो विरोध कर रहे थे उस टाइम बता रहे थे कि हम लोग सस्ती चीज देंगे और ये सस्ता डीजल पेट्रोल दे रहे हैं, किसानों का गला घोट रहे हैं। एक तो ऐसे काले कानून किसानों के ऊपर थोप दिए थे जो किसानों को चाहिए नहीं थे और ऊपर से इतना डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं जो खेती करने से किसान और मजबूर हो जाए। तो इसका घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं ऐसे भाजपा से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समर्थन में उतरे मुस्लिम समुदाय के बबलू खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको लेकर के अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण के साथ देश में चल रहे निधि समर्पण अभियान में समर्थन देने के साथ ही भगवान श्री राम लला का दर्शन उन्होंने किया और जिससे नाराज युवक ने 2 अलग अलग मोबाइल नंबर से बबलू खान को फोन करके धमकी दी है। अभी 23 तारीख को राम मंदिर निर्माण समर्पण अभियान के तहत हमने हजारों मुस्लिम साथियों के साथ हिस्सा लिया, समर्पण किया। समर्पण करने के बाद सभी मुस्लिम भाइयों के साथ जाकर के हमने रामलला का दर्शन किया और दर्शन करके लौटे और देश में अमन चैन के लिए दुआ भी किया गया, जिसको मैं हमेशा से कहते हुए चलाया हूं कि हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। कई पैगंबर में राम भी हमारे पैगंबर हैं। तो इसी के तहत एक आजमगढ़ का कोई व्यक्ति है काशिफ नाम का, आज समर्पण का आखिरी दिन है, तो आज ही उसने 12:56 पर मुझे कॉल करता है और कॉल करके धमकी देता है कि पैगंबर का नाम लेना बंद कर दीजिए और जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। अगर नहीं मानते हो, यही काम करोगे तो इसके जिम्मेदार स्वयं हो। और मैंने अयोध्या कोतवाली में मैंने तहरीर दे दिया है, मुकदमा भी उसके खिलाफ। उत्तर प्रदेश के भिलारी में नगर पालिका के पार्षद पर इलाके के लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षद की दबंगई की वजह से तहसील दिवस में सत्यपाल नाम का एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार समेत
पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के तहसील परिसर में धरने पर बैठ गया है और वहीं पार्षद पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने यह कहा है कि पार्षद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए अपने पहली किस्त में पार्षद ने 15,000 रुपए निकाल लिए। और वहीं मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्रा ने यह कहा है कि चौकी इंचार्ज को मौके पर भेजकर मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि 3 बिलन चेक पे साइन कर दो और देखो तुम्हारी 3 बार में 3 किस्त आएंगी, तो ये कहकर मेरे से चेक पे साइन करा के और ले लिए। तो उसमें से मेरी एक किस्त आई थी तो उन्होंने 15,000 रुपये मुझे बिना बताए ही और निकाल लिए। मुझसे कहा तुम्हारे पैसे आ गए। जब मैं बैंक गई थी तो मुझे 35,000 रुपये मिले, उसमें से उतना मैंने काम करा दिया है। पहली किस्त कितने रुपए की आई थी? पहली किस्त 50,000 की आई थी। तो 50,000 में से उन्होंने कितने रुपए निकाल ले लिए थे? 15,000 निकाल लिए। तो फिर आपने इसकी शिकायत की थी? हाँ की थी, मंगल दिवस में की थी। ATM साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी है। यहाँ थाना दिवस में क्या शिकायतें कितनी होती थी? देखिए, आज शासन के निर्देशानुसार माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को प्रत्येक थाने पर थाना समाधान दिवस पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम बैठती है और उनके द्वारा लोगों के द्वारा जो भी आवेदन पत्र दिए जाते हैं उनका समाधान किया जाता है। सर एक परिवार बैठा है तहसील पर सभासद उसके मामले को लेकर, तो सर क्या मामला सर जानकारी मुझे अभी तक है? इस संबंध में जो हल्का उप निरीक्षक है उनको भी भेजा गया है और उनकी जो भी जेन्युइन मांग होगी वो पुलिस से संबंधित होगी, वैधानिक तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक वीडियो सर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, सभासद उन्हें धमकी दे रहा है। सर उत्तराखंड के सितारगंज में वरिष्ठ बीजेपी नेता को पूर्वोत्तर रेलवे की जोनल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य नियुक्त किए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब सिंह विकल का फूल माला पहना करके स्वागत किया है और बीजेपी नगर मंडल ने श्री रामलीला भवन में स्वागत समारोह आयोजित किया है। इस मौके पर विकल ने यह कहा है कि सबका साथ सबका विकास के विचार पर अग्रसर बीजेपी राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना चाहती है और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता का न केवल ख्याल रखती है बल्कि साथ ही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का भी काम करती है। जीवन के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता होती है और जीवन में एक बार भारतीय जनता पार्टी उसको मौका देती है और ये मौका मुझे मिला है। मैंने ये आह्वान किया है सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी पे चलती है, विचारधारा को लेकर चलती है, भारत माता की जय इस विचार पर चलती है, ऐसे सभी कार्यकर्ता इस विचार से जुड़े। निश्चित तौर पर उन्हें भी कहीं ना कहीं संगठन सरकार में कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं अभी मैंने कभी कार्यकारिणी भी नहीं किया, बैठक में भी मेरी पहली बैठक नहीं हुई है। निश्चित तौर पे बहुत जल्दी मेरी बैठक होने वाली है। उस बैठक में मैं ये यूपी के हमीरपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र में मौदहा तहसील के बाबू पंकज पर सरेआम फायरिंग करने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है और बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है और गोली मारकर के मौके से फरार हो गए आरोपी। गोली लगने से बाबू गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर आई पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। कोई हमें कोई भी नहीं था, इस समय कटाई का चल रहा है सीजन। अब हम कोई आता है कोई जाता है, ये स्थिति थी। सभी लोग खेत में थे। किसने गोली मारी है? विनय सिंह ने मारी है। क्या कारण? इसकी पत्नी के साथ वो चीटिंग करता था, ब्लैक रिलेटिव। क्या नाम है आप? चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा